बच्चों, वर्ग 7 में मैं खुशबू झा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 जिसके शीर्षक का नाम है अपूर्व अनुभव और इसके लेखक है तेसुको कुरियानागी। ये एक जापानी कहानी पर आधारित है या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इससे पहले बच्चों हम लोग पाठ 1 से लेकर 9 तक की पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग जो पाठ 10 पढ़ेंगे उस वहां तक हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हमारे पाठ पूरे हो जाएंगे। पाठ अर्धवार्षिक परीक्षा में पाठ 1 से लेकर 10 तक आएंगे। तो आज हम लोग अपना अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 10, और जिसके शीर्षक का नाम है अपूर्व अनुभव। देखिए बच्चों, ये कहानी है, थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे भाग 1, पहले हम लोग भाग 1 पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। अभी मैंने यहाँ पे कुछ कठिन शब्द लिख दिए हैं जिसके अर्थ है, आप लोग इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। आप लोग को ये कहानी समझने में या फिर असाइनमेंट द्वारा जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मिलेंगे उसमें आप लोगों की सहायता होगी। तो आप लोग कॉपी निकालिए और नोटबुक पे इसको उतारिए और उसके बाद आप लोग अपनी अपनी पुस्तक निकालिए और तब वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा। देखिए बच्चों, मैं इससे पूर्व आप लोगों को इस कहानी के विषय में थोड़ा संक्षेप में कुछ समझा रही हूँ। ये कहानी जो है वो एक विकलांग बच्चे की कहानी है। विकलांग मतलब होता है जिसका कोई अंग अपाहिज हो या फिर उस अंग से वो कार्य न कर पा रहा हो, उसे विकलांग कहा जाता है, जिसे उसके काम के लिए एक दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भी जो एक बच्चा है यासुकी चन, वो विकलांग है। उसका पैर जो है वो पोलियोग्रस्त है। वो खुद से दौड़ नहीं सकता है, चल तो लेता है लेकिन दौड़ नहीं सकता है, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, सीढ़ियों पर चढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये उस विकलांग बच्चे की कहानी है जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, दौड़ नहीं सकता है। उसकी मदद उसकी एक दोस्त करती है। इसी को आधार बना के ये कहानी लिखा गया है। इससे बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई विकलांग है या फिर कोई व्यक्ति असहाय है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने पाठ की ओर चलते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के। उसकी यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुसु जाने वाली सड़क के पास था। देखिए बच्चों, सभागार का मतलब होता है जहाँ सभा की जाए। सभागार में क्या होता है, शिविर लगा हुआ था और तोतो चान बड़ी उत्सुक थी अपने मित्र यासुकी चान से मिलने के लिए। क्यों मिलने के लिए थी उत्सुक, ये कोई नहीं जानता था, ये सिर्फ वही भेद जानती थी। वह अपने मित्र को यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ने का न्योता दी थी। ये जहाँ तोमोई में जहाँ जापान में एक जगह है तोमोई, वहाँ पे सभी बच्चे जो थे हर पेड़ को अपना एक घर बनाते थे और पेड़ पर चढ़ के, छोटे बच्चों का स्वभाव होता है पेड़ पर चढ़ना, खेलना, उतरना, तो वे बच्चे भी पेड़ को ही अपना घर बना लेते थे। कोई बच्चा अगर किसी पेड़ को अपना घर बना लेता था तो उस पेड़ पर दूसरा बच्चा नहीं चढ़ता था, वो उसी का घर हो जाता था। तो ये जो तोतो चान है वो भी एक पेड़ को अपना घर बना देती थी और यासुकी चान को न्योता दी थी अपने पेड़ पे चढ़ने के लिए। तोतो चान बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। यह तोतो चान आकर अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तोतो चान का जो पेड़ था वो थोड़ा पेड़ ऊंचा था, चढ़ने में फिसल के वो गिर जाती थी, लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद थोड़ी ऊंचाई पे द्विशाखा का अर्थ होता है जहाँ पे 2 शाखाएं मिलती है, वहां पे ये आराम से बैठती थी और घंटों समय बिताया करती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या
देखा करती थी। पेड़ पे चढ़ने का मतलब होता है जैसे हम छत से अपने आप को ऊंचाई पर अनुभव करते हो और नीचे देख लेते हो, उसी तरह से पेड़ पर चढ़ के भी हम नीचे आराम से देख सकते हैं। तो चांद भी पेड़ पे चढ़ के आराम से सड़क पर देखा करती थी कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो इससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। देखो बच्चे, वहां के बच्चे इतने शिष्ट थे कि अगर दूसरे के पेड़ पर चढ़ना चाहते थे तो पूछते थे कि क्या मैं आपके पेड़ पे चढ़ जाऊं, और तब चढ़ा करते थे। यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। और यासुकी चांद जो इसका मित्र था, जिसको तोतो चांद ने न्योता दिया था, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था क्योंकि उसको पोलियो था, इसीलिए वो चढ़ नहीं सकता था। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। तोतो चांद अपनी माँ से कहती है कि वो घूमने जा रही है, लेकिन वह झूठ बोल रही थी, इसलिए तोतो चांद अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पाए। अक्सर बच्चे जो हमेशा झूठ नहीं बोलते हैं, अगर उन्हें कभी कभी झूठ बोलना पड़े तो वो अपने माता पिता से नजरें चुरा के ही बातें करते हैं। इसी तरह से तोतो चांद भी बातें की। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास गया मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुकी चांद जो था वो तोतो चांद से एक ही साल बड़ा था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा लगता था। लेकिन इसके पैर में पोलियो लगने से ये चल नहीं पा रहा था सही ढंग से, और यह उससे मिलती है तोतो चांद अपने पेड़ पे चढ़ाने के लिए। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को नहीं पता था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही उत्साहित थे क्योंकि दोनों आज कुछ नया करने वाले थे जिसका पता इनके माता पिता या फिर इनके साथियों को किसी को भी पता नहीं था। तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशिखा तक पहुंच जाए। तोतो चांद दौड़ती हुई गई और अपने घर के बगल से एक सीढ़ी को घसीट के लाई। और वो सीढ़ी काठ की होती है, लकड़ी की बनी होती है, बांस की भी होती है। और उस लकड़ी के सहारे वह उस द्विशिखा, जो पेड़ पे द्विशिखा है, वहां तक वो पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ही वह तोतो चांद को, यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ा पाती। तो इसीलिए वो एक सीढ़ी का सहारा लेती है। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चांद नीचे ऊपर उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकियाने लगी। तोतो चांद सीढ़ी को लगा के और ऊपर पहले चढ़ जाती है और यासुकी चांद को नीचे से आवाज देती है कि तुम भी आओ। लेकिन पोलियो होने के कारण, पोलियो से होता क्या है, अंग जो होता है शरीर का हिस्सा वो शून्य हो जाता है, वो काम नहीं करता है, उसमें शक्ति नहीं मिलती है। तो वही हाल यासुकी चांद के पैरों में हुआ था और इसका असर कुछ कुछ उसके हाथों पर भी हो रहा था। यासुकी चांद के पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, हाथ भी बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। तो तोतो चांद को खुद नीचे उतरना पड़ा और तब वो यासुकी चांद को नीचे से धकियाने लगी, यानी धक्का देने लगी ऊपर की ओर कि तुम चढ़ो पेड़ के ऊपर। पर तोतो चांद की छोटी और नाजुक सी इससे अधिक सहायता में क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे। तोतो चांद बहुत कोशिश की कि यासुकी चांद पहली सीढ़ी पर भी अपना पैर रख पाए, लेकिन यासुकी चांद नहीं कर पाया
और वह हताश होकर सर को नीचे गर्दन झुकाए हुए और कहने लगा कि मुझसे ये काम नहीं होने वाला, ये कार्य बहुत कठिन है। और बहुत ही उसके चेहरे पर एक निराशा की भाव नजर आ रही थी, वो बहुत दुखी था, क्योंकि बच्चों वहाँ पे सारे बच्चे पेड़ पर चढ़ा करते थे। तो यासुकी-चान था पोलियोग्रस्त, लेकिन फिर भी उसके मन में ये लालसा जरूर होती थी कि मैं भी पेड़ पे चढ़ सकूं। लेकिन आज उसकी मित्र जो तोतो-चान थी वो उसकी सहायता कर रही है, लेकिन फिर भी वो सहायता पाने लायक नहीं है। इसलिए यासुकी-चान अपने आप में बहुत ही दुखी हो रहा है, बहुत ही उदास हो रहा है। यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी-चान का मन भी उत्साहित था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उससे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी थी। वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट करने लगी। जब देखी तोतो-चान की यासुकी-चान बहुत उदास हो गया है, बहुत दुखी हो गया है, तो वह दौड़ के गई और उसे हंसाने का प्रयास करने लगी। तरह तरह के चेहरे बना बना के उसको हंसाने का प्रयास करने लगी और उसकी जो कमजोरी है, यानी कि उसकी जो पैर है पोलियोग्रसिक, उससे उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। तो देखिए बच्चों, एक मित्र, एक दोस्त किस तरह से अपने दोस्त की सहायता करता है, उसकी कमियों को नजरअंदाज करके उसकी खूबियों को निखार रहा है, उसकी जो मन की इच्छा है उसकी पूरा करने में उसकी पूरी सहायता कर रहा है। भले ही तोतो-चान यासुकी-चान से उम्र में छोटी थी, लेकिन फिर भी तोतो-चान बहुत ही साहसी लड़की थी और वह अपने मित्र को खुशी देना चाहती थी, उसे खुश करना चाहती थी। देखिए, आखिर उसे एक तिताई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई। तिपाही का मतलब तीन। तो तोतो-चान एक तरकीब निकाली और वो क्या की, बगल से फिर तिपाही सीढ़ी लेकर आई जिसमें तीन लगे हुए, यानी उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपने आप में ऐसे खड़ा रह सकता है, तो वो ऐसी सीढ़ी को लेकर आती है। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब तोतो-चान उसे समझा रही है और डांट रही है कि देखो, अब मत डरना तुम, अब जो है इसके सहारे मैं तुम्हें पेड़ पर आराम से चढ़ा दूंगी। देखो बच्चों, नन्ही सी जान है तोतो-चान, लेकिन फिर भी उसकी सूझबूझ कितनी ज्यादा है कि वो अपने मित्र की हर संभव प्रयास कर रही है, हर कोशिश कर रही है कि वह अपने मित्र की सहायता कर सके। इसीलिए बच्चों, हमें भी अपनी मुश्किलों से हार नहीं मानना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने भाग 1 में यहाँ तक पढ़ा। आगे की पढ़ाई अब हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तोतो-चान यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है, और अगले भाग दो जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से तो यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।